हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल टारगेट विथ गुरुकुल में। और देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो काफ़ी बनाया। बनाने के बाद मुझे पता चला कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि सर पेपर में कैसे क्या करें। कहने का मतलब एक टिप्स होना चाहिए कि हमारे पास किस प्रकार से करना है, कैसे लिखना है और कैसे तैयारी करना है, कैसा हमारा पढ़ने का रूटीन होना चाहिए। ये सब भी हमें पता होना चाहिए कोर्स के साथ साथ। जिस प्रकार से हम कोर्स की तैयारी करते हैं, कोर्स को पढ़ते हैं भली भांति पूरे टाइम टू टाइम, उसी प्रकार से हमको एक रूटीन मिलना चाहिए कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है, कितने टाइमिंग तक पढ़ना है, क्या क्या किस प्रकार से करना है। इसकी तैयारी करने के लिए हमको किस प्रकार से मोटिवेट होना है। तो उसके लिए आज मैं सबसे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स लाया हूँ यूपी बोर्ड 2025 के लिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी तैयारी के लिए, जैसे आपके सभी कोर्सों की तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम एकदम शिद्दत के साथ आपके साथ मेहनत कर रही है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, ताकि उनको कभी इस प्रकार का आभास ना हो कि हमारी तैयारी जो है वो विफल चली गई। उसके लिए हमारी पूरी टीम ने मेहनत करने के साथ साथ आपका साथ देते हुए, और देखिए इसमें आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद। पेपर की खोपड़ी में छेद तो वही करेगा जिसके पास जुनून और ताकत होगी। एक मेहनत करने के लिए उसके पास हर प्रकार की अथक मेहनत होगी, और ये जो वही बच्चा कर सकता है जिसके पास रुकने की क्षमता नहीं होगी। एक जुनून लेकर आएगा कि हमको किसी भी प्रकार से परीक्षा की जो पेपर होगा उसकी खोपड़ी में तो छेद करना ही करना है, ताकि आपके पड़ोसी भी तो देखे कि पढ़ाई किस प्रकार से भाई पढ़ता था। इसलिए आप अपने मेहनत को रंग लाने के लिए सबसे पहले बारीकों को जानते हैं कि हमारे इस पढ़ने के तरीके में क्या क्या लागू हो सकता है, किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे तरीकों में क्या है। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं, खोपड़ी देख रहे हैं, खोपड़ी, इसकी खोपड़ी में छेद करना है पेपर के साथ साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज मैं भी कुछ अलग ही दिख रहा हूँ, हमें लग रहा है मैं भी हीरो हो गया हूँ, ठीक है ना। अन्य वीडियो की भांति हमें भी लग रहा है मैं भी कुछ हीरो लग रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसी के साथ आपके टिप्स किस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले टिप्स में आता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं, यूपी बोर्ड का परीक्षा देंगे, कुछ 12th में है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे, और उनके पास उनके साथ देखिए ये सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, ड्राइविंग है, और किसी किसी बच्चे के पास संस्कृत भी है, ठीक है ना। ये संस्कृत भी है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास भाई कॉमर्स साइड का भी होता है उनके पास। तो देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आप सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हिंदी का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज कल के जीवन में, उनको घर का प्रेशर, टीचरों का प्रेशर, तमाम प्रकार की बाहरी प्रेशर आउटसोर्स की तरफ से, तो उनको मिलता है कि उनको कहा जाता है कि आप सबसे ज्यादा आजकल के जीवन में यूजफुल है। जैसे कि आपको बताया जाता है भाई इंग्लिश बताई जाती है कि इंग्लिश आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी प्रकार से पढ़िए, यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है या फिर आप किसी से इंग्लिश की बातों को नहीं समझ पाते, तो आपके घर वाले, बगल वाले या फिर आपके रिश्तेदार यही सोचते हैं यार इसको कुछ नहीं आता है। यदि आप इंग्लिश नहीं बता पाते तो उसको लगता है यार कक्षा 10 में है, उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए आपका मैथ्स, और उसके बाद साइंस भी आती है। इन तीनों सब्जेक्टों का बहुत रोल है, ऐसा बच्चे समझ लेते हैं और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्टों के पीछे भागते हैं, उन्हीं विषयों के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं हमारा मैथ सही रहे, साइंस सही रहे और इंग्लिश सही रहे। और देखिए साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा, भाई आपके पास तो ये 6 सब्जेक्ट सब हैं, ये हिंदी भी है, इंग्लिश में भी, मैथ भी है, सोशल साइंस, ड्राइंग और संस्कृत। आपको सभी सब्जेक्टों में मेहनत बराबर करना है। कभी आपको ऐसा आभास न हो जाए कि आप मैथ, इंग्लिश और साइंस के चक्कर में हिंदी और अन्य सब्जेक्टों जैसे सोशल साइंस, बच्चे सोशल साइंस को बड़ा कम समय देते हैं, और जबकि इस सब्जेक्ट को भी बराबर आपको समय देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मैथ में 80 आ जाए, मैथ में आपके पास 80 आ जाए, आपके पास मैथ में 80 आ जाए, इंग्लिश में 75 आ जाए, किसी का साइंस में आ जाए 75, और बाद में पता चला कि आपके हिंदी में 20 नंबर आ गया।
तो ये जान लीजिएगा कुछ ऐसे जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके परसेंटेज को डाउन करते हैं, आप उनमें लापरवाही दिखाते हैं और वो आपको ले डूबते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कहा यदि आपको सही मार्क्स लाना है, आपको सही अंक प्राप्त करना है, तो आपको अपने सभी सब्जेक्टों में ध्यान देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में सभी में बराबर टाइम देना पड़ेगा। मानते हैं एक आर्ट है जो आप इसमें समय नहीं देते हैं, किसी प्रकार से आप पढ़ लेते हैं और हो भी जाता है आपका, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जैसे हिंदी हो गया, सोशल साइंस होगा, ये आपके परसेंटेज को घटा देते हैं सिर्फ आपके लापरवाही की वजह से। आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं ये क्या दिक्कत है, इसमें तो कहानी है, कुछ भी लिख के चले आएंगे। जानते हैं यदि आपका भाग्य खराब रहता है ना, तो कोई अच्छा टीचर मिल जाता है और उसको चेक जब करता है ना, आपकी कहानी तब काम नहीं आती है। जब वो सही से चेक ही कर लेगा तब वो काट पीट के रख देता है, तब आपको इस बात का आभास होगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है। जब आप गलती करते हैं तब आपको लगता है चलिए छोड़िए यार कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका किसी प्रकार से झटका लग जाता है ना, तब उस बात का आभास होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ये ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं चलिए एग्जाम अभी आ रहा है, आ जाएगा, अभी आएगा तब तैयारी करेंगे, आ जाएगा 2 महीने रहेगा तब तैयारी करेंगे। मैं बता दूं ऐसे तैयारी करने वाले बच्चे कभी नहीं तैयार कर पाते। एक दिन आपका परीक्षा आ ही जाता है और उस समय आपके पास कुछ भी तैयार नहीं रहता है। तब आपको उस बात का अफसोस होता है, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको कुछ नहीं आता, यदि आता भी है तो इसका उत्तर उसमें, उसका उत्तर उसमें मिलाते हैं। और मैं बता दूं, जब कोई बच्चा इस परिस्थितियों से गुजरता है ना और रिजल्ट उसका खराब आ जाता है ना, तब ये जान लीजिएगा उसको सबसे बड़ी अपनी गलती का आभास होता है। इससे पहले तो उसे अपनी गलती का आभास नहीं होता, जो समझ में आता है वो करता है, एंजॉयमेंट करता है, लोगों के साथ रहता है, टाइमिंग अन्य जगहों पे व्यतीत करता है, उसको तब नहीं समझ में आती। जब रिजल्ट उसका खराब हो जाता है ना, तब उसे समझ में आ जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ बातें, जो घटनाएं बीत जाती हैं, उसको तब वो याद करके उसको सोचते हैं कि ऐसा मैंने किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे जब परीक्षा नजदीक आती है, जैसे 2-3 दिनों की पढ़ाई आपके देखते हैं, तो इतना लगातार आप पढ़ते हैं कि उस समय अगर कोई कह भी देना कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो आप तुरंत कहते नहीं हमको पढ़ना ही है। आपने पूरी साल तो पढ़ाई की नहीं, 3 दिन की परीक्षा जब आई तो आप लगातार पढ़ने का प्रयास करते हैं। और फिर यदि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में मैं मानता हूँ चलिए आपका 80%, 85% आ गया, तब एग्जाम के बाद आप ये सोचते हैं यार कि जिस दिन जैसे मैंने 3 दिनों में पढ़ाई की, यदि मैं उसी प्रकार से पढ़ाई पूरी साल करता तो शायद मेरा इससे भी ज्यादा नंबर आ जाता। और हर बार यही होता है, सभी बच्चे यही करते हैं। गलती करने के बाद भी उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि मुझे जब से एंट्री करता हूं जिस भी कक्षा में, उसी समय से धीरे धीरे लग जाना चाहिए। आप समझ जाते हैं इस बात को, तो आप भली भांति समझते हैं किसी की भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन इस बात का तय है कि आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप निरंतर प्रयास करिए, धीमे धीमे प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी प्रकार से मिलेगी, और आप उस सफलता से आप बेहद संतुष्ट होंगे। देखिए, और 12th के बच्चों में देखिए, 12th के बच्चों में देखिए, इनमें भी वही कंडीशन है, हिंदी को थोड़ा कम समय देते हैं। आजकल तो देखते हैं बच्चे इंग्लिश को भी बहुत कम समय देते हैं, सबसे ज्यादा मैथ में परेशान है, केमिस्ट्री में परेशान है, फिजिक्स में परेशान है। इन्हीं 3 विषयों को इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि उनको लगता है कि ये सभी जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको तो मैं 2 दिन में पढ़ के दे लूंगा। मैं बता दूं, जब परीक्षा देने की बात आती है ना, तो आपके ऊपर इतना घबराहट रहता है परीक्षा हॉल में एंट्री करने के बाद कि सारी बातें आपने जितना पढ़ा रहता है, आप यही सोचते रहे भगवान कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार से लिखेंगे, क्या होगा, मेरे साथ कोई ऐसी घटना न घट जाए कि हमको ना लिखना पड़े, ना नहीं कर पाए। तमाम प्रकार की घबराहट की वजह से आप जो क्वेश्चन आपको आंसर याद रहता है क्वेश्चंस का, वो भी आप भूल जाते हैं सिर्फ घबराहट की वजह से। इसलिए परीक्षा हॉल में एंट्री करने से पहले ऐसा दिक्कत आपके पास ना आए, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं, अभी आपके पास काफी टाइम है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, आप अभी भी आपके पास समय है।
यदि आप किसी प्रकार से इधर उधर में समय व्यतीत करते हैं तो आप अब से भी पढ़ाई में लग सकते हैं। अपने रूटीन को चेंज करें। यदि अपना अंक सही लाना चाहते हैं तो, नहीं लाना चाहते तब तो कोई बात ही नहीं है भाई आपके लिए। आप तो किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैं तो चैलेंज के देके कह रहा हूं, आप 3 दिन पढ़िए, आप 3 दिन पढ़िए, आप देखिए 36, 37, 38% आपके पास जरूर आ जाएगा। और ऐसे बच्चे हैं तो इतना ही पढ़ ले, इतना ही काफी है। और जिनको अच्छा अंक लाना हो, अच्छा अंक लाना हो तो उसे जरूर ऐसा करना पड़ेगा। देखते हैं इसके साथ अगला पेज देखते हैं। अगला टॉपिक्स में टिप्स क्या है, देखिए आपके पास अगले टिप्स में देखिए, आराम से देखिए इसमें क्या दिया है। किन किन चीजों का त्याग करना है, किन किन चीजों का त्याग करना है। त्याग का मतलब यह है कि किन किन ऐसी आदतें हैं जो हमारे पास, और ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जिनको हमें त्याग करना है, मतलब उनके साथ बहुत कम समय व्यतीत करना है। ये जैसे इसमें लिखा है, देखिए आपके पास मोबाइल बना है जो कि इस समय इंसानों से भी ज्यादा सबसे बेस्ट मित्र यही साबित हुआ है, सबसे ज्यादा। आप सभी देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि आजकल व्यक्ति मोबाइल को 1 मिनट भी नहीं छोड़ता। यदि जेब में नहीं है तो उसे लगने लगता है कि हमारा जेब खाली क्यों है। तो इस बात का ध्यान रखता है कि ये चीज हमारे नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप यदि, सब मेरा मोटो मिला के यही है कि आप यदि एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, बल्कि मैं ये कहता हूं पहले की अपेक्षा कम से कम एग्जाम तक, अपने परीक्षा तक कम से कम इन चीजों को यूज करिए। मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल देखते हैं रील्स बनाने में पूरी दुनिया व्यस्त है, ये जान लीजिएगा, वीडियो देखने में। और आपने देखा ही होगा कि रील्स एक ऐसी बीमारी है कि आप एक स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद नया आता है, फिर सोचते हैं एक नया अच्छा वाला आ जाएगा, एक और अच्छा आ जाएगा। इसके चक्कर में आपका घंटों बीत जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं एक आध दो स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे एक अच्छा सा टाइम देखकर, और आपके पास वो अच्छा टाइम कभी नहीं आता है और आप उसी में जूझे रहते हैं हमेशा। उसके बाद देखिए आपके पास अनऑफिशियल फ्रेंड्स, ये ऐसे 2-4 दिन वाले फ्रेंड है जो अचानक आपको मिलते हैं और कहते हैं आपके साथ यहां पे चलना है। मैं बता दूं, आप दुनिया में हर एक काम ऐसा काम है कि जब कोई कहता है तो आप तुरंत तैयार होते हैं, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। यदि कोई कहता है यहां चलना है, वहां चलना है, तो आप 10 मिनट सोचने के बाद निर्णय आ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं। यदि पढ़ाने की बात और पढ़ने की बात आती है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कब से पढ़े, कल से पढ़े, टाइमिंग सेट करें, कल से एक अच्छी रूटीन के साथ कल से ही पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम कल से तो एकदम चुपचाप बैठकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ये जान लीजिएगा। बहुत मुश्किल से ही आपके पास ऐसा हो पाता है कि आप जो कहते हैं वो कर पाए। वरना मैं ये नहीं कहता अपने फ्रेंडों को छोड़ दीजिए भाई, हो सकता है आपके फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उनको नहीं छोड़िए, लेकिन आप इनके साथ थोड़ा कम से कम टाइम बिताइए। आप उनसे बताइए, यदि अच्छा मित्र होगा तो आपकी बात समझ जाएगा। कम से कम आपके बोर्ड की परीक्षा तक आप उससे कहिए, आप कोई ऐसा कटु शब्द भी मत बोलिए कि उसे बुरा लग जाए, लेकिन आप उसे प्रेम से समझाइए कि थोड़ा मेरा परीक्षा है, इतने दिनों तक थोड़ा सा कम हम ऐसा घूमना, कहीं टहलना, किसी प्रकार से पार्टी वगैरह ऐसा नहीं जा सकते, जब परीक्षा बीत जाएगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे मित्रों से दूर रहें जो अनावश्यक काम के लिए आपको किसी भी प्रकार और किसी टाइम पर लेके चले जाएं। थोड़ा सा आप अपने से सोचने और समझने का प्रयास करिए। आपकी एग्जाम है भाई, यदि एक बार रिजल्ट खराब हो गया ना तो दोबारा रिजल्ट सही नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा। और उसका पश्चाताप आप जिंदगी भर करेंगे, और जबकि कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा करने के बाद भी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अननेसेसरी रोमिंग, कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के साथ, जैसे देखिए चुलबुल है कि नहीं,
मैंने एक अच्छा नाम ढूंढा था, यदि आपको याद आ जाए तो मैंने आपको क्लासों में भी बड़े अच्छे से बताया था। इसका नाम है सिंग चांग चू है, ये चुलबुली सिंग चांग चू, और इसका लियांग लियांग यांग यांग चून चून है। ठीक, ये इतना अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। ये बड़े अच्छे, ये हमारे भारतीय हैं। ऐसा नाम आपको लग रहा होगा चाइनीज, लेकिन ये हमारे भारतीय, कितना अच्छा सिंग चांग चू और लियांग लियांग यांग यांग, है कि नहीं? ये बड़े अच्छे नाम है। आप इनके साथ थोड़ा सा कम समय बिताइए, तब जाके आपके थोड़ा सा स्टडी में सुधार आएगा। आप पढ़ने का जैसे प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहें। देखिए, इसी प्रकार में आपके पास अगली टिप्स क्या आती है कि आपको और क्या बातें बता दिया जाए। देखिए, यहां पे लिखा है कि पढ़ने की शैली। यदि इसमें लिखा है पढ़ने की शैली, तो इसके बाद लिखने की भी शैली होगी कि किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाएगा। उससे पहले आपको यह समझ जाना है कि पढ़ने की शैली क्या होगी। पढ़ने की शैली में यह है कि सबसे पहले जैसे इसमें लिखा है, प्रत्येक दिन पिछले अभ्यासों का रिवीजन। यदि आपने अपने कोर्स को भली भांति पूरा कर लिया है और नहीं किया है तो उसे पूरा करेंगे, और नहीं हुआ तो करिए। करने के बाद आप डेली पढ़िए, हर एक अभ्यास को डेली पढ़िए। और जो आप पिछले कई दिनों में पढ़ा है, या इससे पहले एक हफ्ते पिछले में पढ़ा है आपने, तो उसका रिवीजन प्रत्येक दिन करें। प्रत्येक दिन करने से जान लीजिएगा आपके माइंड में इस प्रकार से सेट हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। परीक्षा में आपको घबराहट नहीं होगी, आप किसी प्रकार का चिंता नहीं करेंगे कि हमें क्या बात है, क्या नहीं याद है। आप एकदम बिंदास होकर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये आप कुछ करें चाहे ना करें, आप पूरे दिन भर में या जब भी आपको टाइम सही सलामत मिल जाए, शांतिपूर्वक आपके घरों में, माहौल में, लॉज में, किसी भी प्रकार से, तो आप जितना आपने पिछले समयों में पढ़ा है, प्रत्येक दिन पिछले अभ्यासों का रिवीजन करें। आपने जितना पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन डेली करें। रिवीजन करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जगता है, ये जान लीजिएगा। दूसरे बात में ये कह रहा है कि पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका का मतलब कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल कर पढ़ते हैं कि बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ बच्चे शांत होकर पढ़ते हैं, सिर्फ देखते हैं और मन में पढ़ते हैं। तो ये जान लीजिएगा, जहां तक मेरा अनुभव है, आपको जैसे पसंद है वैसे करिए, क्योंकि जो आपको ठीक लगे वो सही है। आप मेरे अनुभव को मैं बता रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए कि मेरा अनुभव क्या है। आप धीमे धीमे ही पढ़िए, लेकिन पढ़कर। अब आप जब पढ़ते हैं ना, क्योंकि जब आप किताब खोलकर पढ़ते हैं, किताब खोलकर सिर्फ पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप किताब बंद करते हैं ना, तो नजर से हट भी जाती है, ये जान लीजिएगा। तो आप प्रयास करिए, एक बार चेक करके अपने आप को देखिए कि कैसा क्या परिवर्तन हुआ। यदि नहीं हुआ तो आप जैसे पढ़ते वैसे पढ़िए, वो ठीक है आपके लिए। आप पहले एक बार ये जरूर सोचकर पढ़िए कि आप शांतिपूर्वक और थोड़ा धीमा धीमा बोलकर पढ़िए। ऐसे ये रहेगा कि आपके मन में वो बातें, शब्द आएंगे, आने की वजह से कुछ बातें आपके मन में याद रह जाती हैं। आप जब बोलकर पढ़ते हैं धीमे धीमे, ऐसा मत पढ़िए कि किसी को दिक्कत हो जाए आपकी आवाज से। आप धीमा धीमा बोलते हुए पढ़ें। और आपसे कह रहा है, देखिए अगले टिप्स में कह रहा है पढ़ने का सही समय। मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी सही फिक्स टाइम नहीं हो पाया है, क्योंकि किसी बच्चे को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, मॉर्निंग में 4 बजे 3 बजे, किसी बच्चे को रात नाइट में पढ़ने का मन करता है कि नहीं। तो ये शेड्यूल था कि जिसका जैसे पढ़ने का मन जिस टाइम करे। लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब पढ़ने का सही टाइम ये होना चाहिए कि आप शांति माहौल में पढ़ें। जब आपके पास शांति हो, आपका वातावरण एकदम शांत हो, आपको लग रहा हो कि अब हमें पढ़ना सही है, किसी प्रकार का आपके अंदर डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो आप उसी टाइम पे पढ़िए। जिस बच्चे का सुबह में पढ़ने का मन करता है सुबह में पढ़िए। वैसे कहा भी गया है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे अनुभव या मेरे आदर्श टीचर जो भी बताए हो, कि सुबह में पढ़ना ज्यादा बेनिफिट होता है। सुबह में पढ़ना ज्यादा बेनिफिट इसलिए होता है
क्योंकि सुबह का वातावरण एकदम शांत होता है, इसलिए सुबह का पढ़ना जो होता है, आप भी सुबह सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और उस समय जब आप पढ़ते हैं ना, तो अन्य समयों की अपेक्षा आप उस समय जब पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कुछ सेट हो जाता है। और मैंने कहा सेट जब हो जाए तो आप उसी चीज का रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में वो एकदम अच्छी तरह से फिट हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए, कह रहा कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, तो अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मेरे आधार पर जब ये कह रहा कि पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि अपनी कोर्स को कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले ये देखिएगा, आप पूरा ओवरव्यू अपना देखिएगा। पूरा ओवरव्यू में ये देखिएगा, क्योंकि आप आराम से, क्योंकि जब आप चैप्टर का वो क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे कि स्पष्टता हमको कितने का, कौन सा कितने नंबर का आता है, सबसे पहले उस पर फोकस करिए जो सबसे ज्यादा अधिक अंक का हो चैप्टर, उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़िए जो आपको लग रहा है कि ये अधिक अंक का है, उसको सबसे पहले पढ़िए। जो अधिक अंक का है उसे सबसे पहले आप पढ़िए, उसके बाद उससे डाउनपुर पे जाइए कि इससे कम कौन है। जब आप कम वाले पर थोड़ा विशेष ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो आपके पास अधिक अंक वाला है पहले छांटिए, पूरे आप कोर्स को छांटिए, पार्ट बाय पार्ट करिए। सबसे पहले अधिक अंक वालों को पढ़िए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और आप अच्छे से पढ़िए। और ये जरूर देखिएगा कि कौन अंक, मतलब कौन सा चैप्टर कितने अंक का आ रहा है, कौन सा चैप्टर या परीक्षा में किस पार्ट से सबसे ज्यादा आता है, पहले उसको देखिए। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को देखिएगा, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या कट गया है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपकी सिलेबस 30% कट कर दिया गया है। तो आप जरूर देखें, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, अनुसार पढ़िए, आपको कम समय में ज्यादा पढ़ने का समय मिल जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले ओवरव्यू में ये जरूर देखिएगा कि आपके चैप्टर में क्या है। चैप्टर क्लियर हो जाएगी कि हमारे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, तब जाके आप आराम से उसको पढ़िए। आप अनावश्यक चीज आप अपनी परीक्षा में अभी मत पढ़िए, जिनको पढ़ना होगा वो छुट्टियों में पढ़ लेगा। पहले आप वही पढ़िए जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपना समय किसी प्रकार से कहीं अन्य उद्देश्यों में मत बिताइए, ठीक है। अपना पढ़ने की शैली में एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन बनाइए कि हमको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यार आपके पास, ये जान लीजिएगा, आपने तो कभी ये जिम्मेदारियों का बोझ देखा नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं। ये जान लीजिएगा, जिम्मेदारियों का बोझ तब पता चलता है जब आप अपनी लाइफ में असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद आपको महसूस लगता है यार कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सक्सेस होना कितना बेहद जरूरी है हमें अपनी लाइफ में। हर एक उस बच्चे से पूछिए जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया, या किसी प्रकार का बिजनेस के तहत नहीं सक्सेस हो पाया, उसकी लाइफ कैसे बीत रही होगी। जिनके ऊपर घर का बोझ, अन्य प्रकार का बोझ, हर प्रकार का बोझ आपके उसके पास है, तो बताइए कितनी अजीब सी लग रही होगी। आप अपने जीवन में ऐसा समय कभी मत लाने का प्रयास करिएगा। ये जान लीजिएगा कि हर एक छोटी सी गलती हमें सिखाने का प्रयास करती है, और आप यदि अब भी नहीं सीखेंगे तो ये जान लीजिएगा जिंदगी में आप कभी नहीं सीखेंगे। ये आपकी, मैं मानता हूं कि समय तो बीत गया, लेकिन इस समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप करना चाहेंगे तो। आपके पास अभी भी बहुत समय है। आप लगातार डेली रूटीन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो अभी भी समय बिगड़ा नहीं है आपके पास। आप डेली पूरे मनोबल के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने घर वालों के भरोसे के साथ आप पढ़िए। अगर अब भी तब भी मन में आपके जुनून और ताकत ना उठे ना, तो अपने पड़ोसियों के शब्दों को याद करके पढ़िए, जो आपके हारने का इंतजार कर रहा है, जो आपके रिजल्ट का इंतजार करता है। और आपके रिश्तेदार जो आपके रिजल्ट का याद करते हैं, हर एक महीने में फोन करते रहते हैं, एग्जाम आने वाला है, बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं उनके पास। देखते हैं इसी प्रकार से अगली टॉपिक्स में क्या है। देखिए, कह रहा है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। सबसे बड़ी समस्या एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये आपको एग्जाम में
क्योंकि कैसे लिखे, सबसे बड़ी बात ये जानिएगा कि परीक्षा में कॉपी में एकदम सुंदर लिखावट करे, नीट एंड क्लीन करे, स्पष्ट, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। आप ऐसा मत लिखिए कि जब आप लिखने के बाद आप देखें तो खुद ही आप ही को ना समझ में आए। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी को एकदम क्लीन, स्पष्ट रूप से लिखिए। और यदि आपकी राइटिंग नहीं सही है तो आप लिखकर प्रैक्टिस करिए। यदि आपकी स्पीड नहीं सही है तो स्पीड बढ़ाने का प्रयास करिए। और स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग तभी चलता है जब आपके दिमाग में शब्द आते हैं तो पेन चलती है। दिमाग में यदि शब्द नहीं आएंगे तो पेन भी आपका रुक जाएगा परीक्षा हाल में, ये जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सुंदर व स्पष्ट लिखें, सुंदर व स्पष्ट लिखें। सबसे पहले परीक्षा में आप सुंदर लिखें और स्पष्ट लिखें, साफ साफ दिखे कि आपने क्या लिखा है। भले ही आप कम लिखिए लेकिन सही सलामत लिखिए, सुंदर स्पष्ट लिखिए। दूसरी बात, और ये बातें ध्यान रखिए, वो जो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि अगर ये कॉपी हो गई, आपकी ये कॉपी हो गई, मान लेते हैं ये कॉपी हो गई, तो कॉपी में कभी भी जो बच्चे दिमाग लगाते हैं अपने से, तो कॉपी यहाँ देखिए, कॉपी यहाँ लिखने लगते हैं, यहाँ लाइन खींच लेंगे, यहाँ भी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद तब लिखना स्टार्ट करेंगे। यार जब आप इतना समझदार हैं तो सोचिए एग्जामिनर जो आपका परीक्षा ले रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, वो कितना समझदार होगा। आपसे कई गुना वो ज्यादा समझदार होगा। वो कहेगा देखिए दिमाग लगाया ना लिखने के लिए, इधर पूरा खाली छोड़ दिया, ये पूरा खाली छोड़ दिया है। आप सिर्फ कुछ दूरी तक ही इसको खींचे और इस तरफ बिल्कुल ना खींचे, बिल्कुल मत खींचे, आप लिखिए। और बहुत से बच्चे देखिए प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका गड़बड़ा जाता है कभी कभी। जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे, जैसे मैंने कहा प्रश्न नंबर 1 का क का, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर। ये जो मैंने प्रश्न लिखा है आप ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कुछ लोग ये साइड वाला जो छोड़ते हैं इसमें लिखते हैं, तो थोड़ा सा आप बदलिए इस रूटीन को, इस नियम को बदलिए। आप ऊपर ही लिखिए प्रश्नोत्तर पहले का क, ऐसे लिखिए। ऐसे लिखने के बाद, और यदि आपके उस कोर्स में या सब्जेक्ट में हेडिंग वाइज है तो सबसे पहले आप हेडिंग स्पष्ट लिखिए। आपकी जो पहली हेडिंग होगी उससे ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसके विषय में लिखा गया होगा। सबसे पहले हेडिंग आप अच्छा लिखें। और हिंदी के लिए मैं बता दे रहा हूं, हिंदी का जब भी आप गद्यांश पद्यांश वाला जो सेक्टर आता है आपके पास, अगर आप गद्यांश लिख रहे हैं, यदि आप गद्यांश का आंसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले गद्यांश जहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने कहा चलिए हमसे स्टार्ट हो रहा है, आते आते लास्ट में किसी बात पर समाप्त हो जा रहा है। मान लीजिए मैंने कहा चलिए समाप्त हो जा रहा है, तो ये जान लीजिएगा लिखने का तरीका यही होगा। पहले जहां से स्टार्ट होगा वो 2 3 4 शब्द आप लिखिए, उसके बाद डैश लगा के अंतिम वाला पॉइंट यहाँ लिखिए। तब उसके बाद यहाँ आप व्याख्या जो करते हैं, या व्याख्या कहिए या हिंदी करिए, जो हिंदी अर्थ जो लिखते हैं वो लिखिए, तब आराम से लिखिए। और जब भी किसी कवि या लेखक की आपको जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय में सबसे पहले सन याद रखिएगा, माता पिता का नाम लिखिएगा, फिर उनकी कृतियों के विषय में लिखिएगा, और उनकी उपलब्धियां क्या है, उपलब्धियां साहित्यिक जीवन जिसको कहते हैं, वो सारी बातें उसमें इंक्लूड आप करिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना, आकर्षित होता है कि बच्चे ने कितनी भली भांति से पढ़कर और लिखा है अच्छे से। सारी बातें एकदम अच्छे से लिखने का ये तरीका है कि आप पहले ये बताइए, फिर यहां बताइए, फिर जाके व्याख्या करिए, ऐसे लिखिए आप। और इंग्लिश की बात जब आती है, इंग्लिश भी इसी प्रकार से होता है। इंग्लिश में भी पोएट्री होती है आपके पास। पोएट्री जो इंग्लिश की होती है पोएट्री, उसमें भी आपको दिया रहता है, तो पहले वो बात लिखिए। जैसे आपको मिलता है ना, दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये बात आती है ना, ये शब्द आता है, तो पहले वो बात आप लिखिए। पहले लेखक का अच्छे से नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, स्टांजा का नाम लिखिए, किस स्टांजा से लिया गया, वो सारी बातें लिखिए। उसके बाद आप आंसर करिए उसका। और मेरी बात सुनिए, नोट में नीचे आप नोट में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखा करिए। नोट में उतना करने के बाद, स्टांजा का सब कुछ बताने के बाद, व्याख्या करने के बाद आप नोट में लिखिएगा। नोट में बड़ी अच्छी चीज ये मिल जाती है कि राइमिंग वर्ड, जो राइमिंग वर्ड आपको मिलता है, राइमिंग वर्ड
राइमिंग वर्ड का मतलब हिंदी होता है तुकांत, जो एक जैसे मिलते हैं। तो आप लिखेंगे, जैसे मैंने कहा, जैसे कहा गुड का राइमिंग वर्ड क्या होता है? उड होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि गुड का राइमिंग वर्ड क्या है? उड है। ऐसा राइमिंग वर्ड आप जरूर उसमें दीजिए। राइमिंग वर्ड देने से ना उसको आकर्षित करती है, एग्जामिनर को आकर्षित करती है कि यार बच्चे ने कितना अच्छे से लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है जो एक परीक्षा में लिखना चाहिए। पूरी पूरी इसकी इन सब बातों पे विशेष ध्यान दिया करिए। और रही सोशल साइंस में तो आप बार बार पढ़िए, बार बार उस कहानी को आप पढ़िए जिसकी भी लिखते हैं। फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, कहीं की क्रांति हो, आप बार बार पढ़िए। कुछ भी है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो भी, उसे भली भांति आप बार बार पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई सोशल साइंस थोड़ा सा लेंदी विषय है, आपको ब्रॉड लगता होगा, ज्यादा लगता होगा, पढ़ने में थोड़ा सा आलस बनाती होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको परीक्षा देना है। आप भी यदि अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं बता दूं, आप कभी भी किसी प्रकार का बहाना बना नहीं सकते। अब देखिए, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आप ही की तरह सभी को, ये सभी बच्चों को, आप ही की तरह सभी बच्चों को यही टाइमिंग दिया है। जो 24 घंटा आपको मिल रहा है वही 24 घंटे उन सभी बच्चों को भी मिलता है। तो बताइए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉपर बन जाते हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो लोअर हो जाते हैं, ये कैसे? तो वही, आप में उनमें जरूर कुछ डिफरेंस होगा, उनके पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई, अगर अगला कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप भी मेहनत करिए। मैं नहीं कहता उसके एकदम बराबर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, उसके आसपास आप भी रहेंगे। एकदम लगन के साथ, यदि ईमानदारी के साथ एकदम मेहनत करेंगे तभी। और नहीं मेहनत करेंगे तो भाई कुछ आपको कही नहीं जा सकता कि क्या कहें, जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आप परीक्षा तक आप पढ़ने का मूड बना लीजिएगा। मैंने जाना कि मैं जानता हूँ कोई ऐसा बच्चा नहीं कि जो अंबानी घर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ना पढ़ने के अलावा आपके पास, ये पढ़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये जान लीजिएगा। आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। आप सबके जैसा कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है भाई, आप में वो जुनून, ताकत सब कुछ है, आप कर सकते हैं। कभी एक बार स्टार्ट तो करके देखिए। सब कर सकते हैं, सब बच्चे कर सकते हैं। किससे क्या काम नहीं हुआ है यार। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अपने बच्चों पर कि सब पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। कोई नहीं कम है, किसी से कोई कमजोर नहीं है, सब कर सकते हैं। इसलिए आप सभी आज से अपने पढ़ने का रूटीन को चेंज करिए और लग जाइए चुपचाप। पूरे ये जो मंथली बचे हैं, 4 महीने 3 महीने जो भी बचा है, ठान लीजिए कि हमें सही सलामत से पास होना है तो पास होना है। हमें किसी के सामने शर्मिंदगी अपने आप को नहीं महसूस करना है, और ना ही अपने परिवार और घर वालों को शर्मिंदगी महसूस कराना है किसी के सामने। अगर इस जज्बा और जुनून के साथ आप पढ़ेंगे ना, तो मैं मानता हूं कि आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, और आप पढ़ेंगे। और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। जिस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या होगी, आप तुरंत कमेंट करिए। आपको सभी हमारे टीचर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि साइंस हमारे बब्बर शेर यानी कि डायरेक्टर शुभम सर पढ़ाते हैं, रत्नाकर सर पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से आपको मैथ हमारे स्पेशलिस्ट टीचर विवेक सर पढ़ाते हैं। आपको विवेक सर मैथ पढ़ाते हैं, आपको भली भांति एकदम स्पष्ट पूर्वक आपको विवेक सर पढ़ाते हैं। उसके बाद आपके इसी प्रकार में देखते हैं हमारे लेक्चरर इंग्लिश कुमार दीपक सर मौर्य, इतना जज्बात के साथ आपको पढ़ाते हैं, आपके अंदर जुनून जगाने का प्रयास करते हैं। हर एक टीचर चाहता कि आपके अंदर वो रूटीन जागे, वो एहसास जागे, आपको हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट ऊर्जावान बने। और मैं इसी के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ। आपकी इसके बाद जीवन आएगी भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीवन आएगा। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव जीवन में इतनी भीड़ है। कभी एक पेपर जाके देखकर तो देखिए, जब प्लेटफॉर्म पे सोएंगे तो आपको अपनी औकात महसूस होगी।
उसके बाद देखिए इसी के साथ में मैं भी पढ़ाता हूँ। जैसे कि इससे भी पहले आपको दिखाया मैंने, साइंस पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, है कि नहीं। मैं भी प्रयास करता रहता हूँ कि अपने टीम के साथ एक मजबूती बनाए के साथ आप सभी को मैं पढ़ाऊँ। और हमारी टीचर भी तो लगी है पूरी एकदम शिद्दत के साथ, एक जुनून के साथ, एक आग के साथ, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए। इसी के क्रम में जहाँ तक मेरी बातें हैं कि आप सभी को समझ में आ ही गई होगी, और मैं चाहता भी हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातों को अमल करेंगे, ये जान लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।